तीसरा एपिसोड शुरू होता है मोर्टिशिया को दिखाते हुए जो कि परेशान है क्योंकि अभी वो सायरन सॉन्ग के वश में थी और वो अपनी माँ को यहाँ पर बुलाना चाह रही थी। लेकिन असल में वो ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि अगर रिश्तों की बात करी जाए तो जितने बुरे उसके और वेंसडे के रिश्ते थे ना, उससे कई गुना ज्यादा बुरे उसके और उसकी माँ के रिश्ते थे ड्यू टू हर सिस्टर। अब वेंसडे यहाँ पर किताब चुराने आती है क्योंकि गोमेज और उसकी माँ जो होती है वो नाच रहे थे, लेकिन मोर्टिशिया को पहले से अंदाजा था और वो वेंसडे को समझाती है कि वो किताब का पीछा छोड़ दे क्योंकि उसकी बहन ओफिलिया भी ऐसे ही पागल सी हो गई थी जिसे उसकी माँ बचा नहीं पाई। लेकिन मोर्टिशिया अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहती। वेंसडे उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानती और अब वेंसडे बातों ही बातों में उसे उस रेवन के बारे में बताती है जो कि उसने सब जगह देखी और विजन्स के अंदर वो एनिड की ग्रेव के ऊपर भी थी, जिस पर मोर्टिशिया कहती है कि एवियन बर्ड्स को कंट्रोल करते हैं और एवियन एक तरह के आउटकास्ट होते हैं जिनकी शक्तियां होती हैं बर्ड्स को कंट्रोल करना। अब जैसे यूजीन की शक्तियां हैं ना इंसेक्ट्स के ऊपर, सेम बिल्कुल इस तरह से। अब वेंसडे यहाँ समझ चुकी थी कि उसकी माँ उसको किताब नहीं देगी चाहे वो कुछ भी कर ले। अब वेंसडे निराश होकर अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर एनिड उसे ये बताती है कि वो कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर वेंसडे भी चल सकती है लेकिन वो उसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थी। उसको तो खाली केस सॉल्व करने में मजा आया करता। अब एनिड के जाने के बाद में वेंसडे थिंग से बात करती है कि शेरिफ गैल्पिन की आंख उसकी हेल्प नहीं कर रही है और अब तभी वहाँ पर एग्नेस आती है जिसकी शक्तियां हैं कि वो गायब हो सकती है और ये मैंने आपको बताया भी था। अब वो वेंसडे को उसके साथ जोड़ने की बात करती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन वेंसडे उसे फिर से साफ इनकार कर देती है जिससे कि एग्नेस निराश हो जाती है। लेकिन ये जरूर कहती है कि जितना वेंसडे उसे उससे दूर करेगी वो उतना उसको मनाने की कोशिश करेगी। अब इसी बीच हम पर्क्सली और यूजिन को देख पाते हैं जिन्हें बी हाउस के अंदर स्लर्प यानी कि डेड मिलता है जो कि खुद पे खुद वापस आ गया था और जैसा कि आखिरी एपिसोड के अंदर उसने टैक्सी ड्राइवर का दिमाग खा लिया था तो वो खुद ही अपने दिमाग को वापस से रीजनरेट करने लगता है और ये चीज ये दोनों नोटिस भी करते हैं। अब वो उन पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, साथ ही साथ कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहा था और यूजिन ये कहने लगता है कि वो उसे ऐसे छोड़कर कैंपिंग नहीं जा सकते, ये काफी डेंजरस है। इस पर पर्क्सली कहता है कि वो कुछ सेट करके जाएगा और वो उसकी फिक्र बिल्कुल ना करे। तभी हम वेंसडे को शेरिफ गैल्पिन के फ्यूनरल पर देखते हैं जहां पर नई शेरिफ उसे केस से दूर रहने की सलाह देती है क्योंकि एक तो वो टाइलर के पास गई थी तो वो उसके लिए खतरा है, डेंजरस है, दूसरा कातिल भी खुला घूम रहा है और वेंसडे शायद उसका अगला शिकार हो सकती है तो उसके लिए डबल रिस्क है। अब शेरिफ के जाने के बाद में वेंसडे जो है वो डॉक्टर फेयरबर्न से बात करती है जो कि विलो हिल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के अंदर ही काम करती है, बेसिकली वहाँ की इंचार्ज है और वहीं पर टाइलर को रखा गया था। खैर वो दोनों आपस में बात करते हैं कि क्या कभी गैल्पिन टाइलर से मिले हैं तो वो ये बताती है कि हाँ शेरिफ एक दो बार मिले थे, लेकिन तब टाइलर काफी गुस्से से भर गया था, पागल सा और एग्रेसिव हो गया था, काफी बेकाबू भी था जिसे कंट्रोल करने में उन्हें पूरे 5 मिनट से ज्यादा लगे और ऐसा पहली बार हुआ था। अब वेंसडे उससे एवियन का जिक्र करती है तो डॉक्टर ये बताती है कि जेल के अंदर तो कोई भी एवियन नहीं है। खैर अब डॉक्टर फेयरबर्न वहां से निकल जाती है और हम उसे लीडर रेवन को वेंसडे की इस मूव पर भी नजर रखते हुए देखते हैं। इसी बीच एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि हम बियांका को देख पाते हैं जो कि अपनी माँ से मिलने एक होटल गई थी जहां पर वो छुपी हुई है और यहाँ पर बियांका ने रिसेप्शनिस्ट के ऊपर सॉन्ग गा दिया था जिसके चलते उसे कोई भी कॉन्वर्जेशन याद ही न रहे कि बियांका यहाँ पर कभी आई भी थी। अब यहाँ पर बियांका की माँ इसलिए छुपी हुई थी क्योंकि उनके दूसरे पति गिडियन ने और अपने कल्ट मॉर्निंग सॉन्ग में लोगों को जोड़ने और लूटने के लिए कहा था, लेकिन हुआ ये था कि रेड पड़ गई और वो फरार हो चुका है। बियांका अपनी माँ को समझाती है कि वो परेशान ना हो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और जब गिडियन पुलिस को मिल जाएगा तो वो लोग आजाद हो जाएंगी और वो अपनी माँ को बेसिकली अंडरग्राउंड करना चाहती थी। अब अचानक से वेंसडे को दिखाया जाता है जो कि एग्नेस के पास थी और वो उससे ये पूछती है कि उसने शेरिफ गैल्पिन का फोन चुराया ये तो ठीक है, लेकिन अनलॉक कैसे किया? तो वो इस चीज का एक नमूना दिखाती है। असल में उसके शेप शिफ्टर दोस्त ने शेरिफ का रूप लेकर फेस आईडी से फोन को अनलॉक कर दिया था।
अब एग्नेस वेंसडे को थोड़ी बहुत और चीजें देती है जो कि वो शेरिफ के घर से लेकर आई थी, और फोन की वॉइस मेल में वेंसडे को कार्ल की डेस्क के बारे में पता चलता है, यानी कि वही फोटोग्राफर जो कि स्टार्टिंग में कपल की फोटो खींच रहा था जिसको रेवंस ने खत्म कर दिया। और वहां पर काफी सारे सबूत थे। वो दिमाग लगाती है तो उसे शेरिफ के सामान में एक फोटो मिलती है जिसमें एक ओल्ड कॉटेज था और यही उसका और कार्ल का एक तरह का ऑफिस था। अब वो वहां जाने का फैसला कर लेती है और इत्तेफाक से कैंपिंग के लिए स्कूल वाले बच्चे जो थे वो वहीं पर जा रहे थे और अब वो भी कैंपिंग ज्वाइन कर लेती है। अब एग्नेस उसके साथ जाती है जो कि उस कॉटेज के सारे कोऑर्डिनेट्स पहले ही निकाल चुकी थी और अभी के लिए वेंसडे उसे अपनी असिस्टेंट बना लेती है। मीनवाइल हमें एनेड और एजेक्स को दिखाया जाता है जिनके रिश्ते अब और ज्यादा बिखर गए थे, जिससे कि एजेक्स काफी परेशान रहने लगा था। उसे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही थी। खैर फाइनली सभी लोग ट्रिप के लिए जाते हैं और अगले सीन में कैंपिंग एरिया पहुंच जाते हैं और पग्सले जो होता है ना वो इतना बड़ा बेवकूफ था कि वो डेड को कॉफिन में लेकर आ गया था, यानी कि स्लर्प को, जिससे वेंसडे ये पूछती है कि इसके अंदर है क्या, तो वो उसको बताने से झिझकने लगता है। और इतने में ही वहाँ पर मोर्टिशिया और गोमेज भी आ जाते हैं और वेंसडे मोर्टिशिया से नाराज थी, जिस पर मोर्टिशिया अपने पति गोमेज से ये कहती है कि वो वेंसडे का गुस्सा तो झेल सकती है लेकिन उसको खो नहीं सकती, यानी कि वो उसे किताब नहीं दे रही थी जिस वजह से वेंसडे उससे नाराज थी। तभी पग्सले से यूजिन को बात करते हुए दिखाया जाता है जो कि कैंप में डेड को देखकर उस पर काफी गुस्सा करता है और परेशान हो जाता है क्योंकि उसने जो किया था उसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। अब कैंपिंग की तैयारी तो शुरू हो गई थी लेकिन तभी वहां पर नॉर्मल लोग यानी कि नॉर्मीज आ जाते हैं और कैडेट क्लॉ वहां पर था और उन्होंने भी कैंप साइट बुक कर रखी थी, यानी कि यहाँ पर डबल बुकिंग हो गई थी। अब होता यह है कि आउटकास्ट और नॉर्मल में कंपटीशन हो जाता है जिसके चलते ये डिसाइड होने वाला था कि कौन यहाँ पर कैंपिंग करेगा एंड ऑब्वियसली हमारी वेंसडे इस गेम में जीत जाती है जो कि बुरी तरह से यहाँ पर कैडेट्स को हरा चुकी थी और इसी के चलते कैडेट क्लॉ जो होता है वो काफी नाराज हो जाता है और वो अब यहाँ पर बदला लेने की सोचने लगता है कि वो अपना बदला लेगा और इस जगह को वापस लेकर रहेगा। अब हमें वेंसडे को दिखाया जाता है जो कि रात को शेरिफ के कैबिन के अंदर जाती है जहां पर उसे ढेर सारे स्वर्गवासी आउटकास्ट की श्रद्धांजलि वाले पेपर कटिंग मिलती हैं और उनमें से कई तो 15 साल पहले खत्म हुए थे। अब यहाँ पर एक नाम लुइस का भी लिखा हुआ था और यहाँ पर वेंसडे को शक होने लगता है कि शायद यही है जो कि आउटकास्ट को मार रही है और वेंसडे को अब गुडी की किताब वापस चाहिए थी। तभी हम उस लीडर रेवन को भी यहाँ पर उसके ऊपर नजर रखता देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल था कि अगर वो वेंसडे के ऊपर नजर रख रही थी तो वेंसडे का काम, उसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी इजीली कैसे जा सकती है। खैर अब वो कुछ पेपर कटिंग्स लेकर यहाँ से निकल जाती है और इसी बीच हम एजेक्स और एनेड को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे और फाइनली वो अपना ब्रेकअप कंफर्म करते हैं, यानी कि यहाँ पर एजेक्स को एक क्लोजर मिल गया था। मीनवाइल हम कैडेट्स को देखते हैं जो कि बदला लेने के लिए आउटकास्ट के कैंप आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर तभी स्लर्प यानी कि डेड उनके लीडर का ही भेजा खा जाता है, यानी कि वो खुद को अपग्रेड कर रहा था, खुद को जिंदा कर रहा था और उसके आजाद होते ही वार्निंग फायरवर्क्स ट्रिगर हो जाते हैं जिससे कि पग्सले और यूजिन कैंप के अंदर आते हैं जहां से स्लर्प गायब था। अब एग्नेस वहां पर आती है जो कि वेंसडे के लिए पग्सले पर ही नजर रख रही थी क्योंकि उसके पास इनविजिबिलिटी की शक्ति है। तभी वेंसडे मोर्टिशिया से बात करने आती है कि वो उसे किताब दे दे, लेकिन मोर्टिशिया मना करती है। तो वेंसडे जो होती है वो अपनी माँ को ही ब्लाइंड फोल्डेड स्वॉर्ड्स फाइट का चैलेंज देती है कि जीतने पर किताब उसे मिल जाएगी, जिस पर मोर्टिशिया ये कहती है कि शायद उसकी नानी उसे ये सब सिखा रही होगी और ऐसे ही वो मोर्टिशिया और ओफिलिया में भी फूट डाला करती थी। लेकिन वेंसडे कहती है कि नहीं, वो अपनी नानी से कोई बात नहीं करती। अब दोनों स्वॉर्ड फाइट शुरू करती हैं और इसी बीच हम स्लर्प को देखते हैं जो कि यहाँ वहाँ घूम रहा था और विक्टिम्स क्लेम करने के लिए। सबसे पहले वो गोमेज को हर्ट करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर पग्सले आकर अपनी इलेक्ट्रिसिटी से उसको खराब कर देता है और इसी के चलते गोमेज बच गया था, अदरवाइज अगला नंबर उसका ही लगने वाला था। मीनवाइल हम जंगल के अंदर देखते हैं कि मोर्टिशिया स्वॉर्ड फाइट जीत जाती है और किताब भी वो उसको नहीं देती, लेकिन तभी स्लर्प वहां पर भी आ गया था तो वेंसडे डेड से उसको बचा लेती है। अब पुलिस मौकाए वारदात पर आकर सब कुछ क्लियर करती है और वेंसडे एक अननोन शैडो को उसके ऊपर नजर रखता देख पाती है, जिसके साथ वो लीडर रेवन भी थी। अब वेंसडे की एबिलिटी जा चुकी है और अब उसको किताब भी नहीं मिलेगी, लेकिन उसे ये केस कैसे भी करके सॉल्व करना था।
सवाल ये है कि गैल्पिन सभी आउटकास्ट की मौतों को क्यों ट्रैक कर रहा था, क्यों स्टडी कर रहा था, आखिर ये लुइस है कौन और एनिड की मौत का इन सबसे क्या लेना देना है। और वेंसडे के सवाल जितने बढ़ रहे हैं सबके जवाब कहीं ना कहीं फेयरबर्न के असाइलम यानी कि जेल विलो हिल के अंदर हैं। और ये वही जेल है जहां पर टाइलर को रखा गया था। लेकिन सबसे शॉकिंग सीन तब आता है जब फेयरबर्न और जूडी जो होते हैं वो यहाँ पर थॉर्न हिल को लेकर आ चुके थे, यानी कि लॉरल गेट्स को। और हम जानते हैं कि टाइलर और उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था। और अब अगर ये दोनों साथ आ चुके हैं तो मतलब ये है कि तबाही जल्दी ही आने वाली है, जिसकी झलक हम आखिरी सीजन में ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके साथ ही तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।